हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे ना। और आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ऑप्शन वाले प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं क ख ग और घ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ आज की हिंदी व्याकरण की क्लास अलंकार के अंतर्गत। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में हम चलते हैं अलंकारों पर। और पहला प्रश्न है चारुचंद्र की चंचल किरणें, और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यमक, अनुप्रास, रूपक और श्लेष। और मैंने आपको बताया था, जब समझाए थे अलंकार, तब बताया था कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना। तो ये वर्ण की यहाँ पे आवृत्ति हुई है बार बार, चारु चंद्र की चंचल, तो इसका मतलब ये अनुप्रास अलंकार हमारा सही आंसर है। तो आप इसे मार्क कर सकते हैं इस तरह से। तो ये चारुचंद्र हो गया। अब दूसरा प्रश्न हमने लिया मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब यहाँ पर हाथी सा टीला ये दिया हुआ है। हाथी सा टीला मतलब जहाँ पर सा, सी, सम, से, सदृश, समाना वाले शब्द अंकित हों काव्य में, तब वहाँ पर मैंने आपको बताया था उपमा अलंकार होता है। तो इसका मतलब ये खा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर हाथी सा टीला ये दिया हुआ है, तो सा के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। तो तीसरा प्रश्न है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो मैंने अलंकार समझाते हुए मैंने बताया था कि जहाँ पर एक ही शब्द जब रिपीट होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, शब्द रिपीट तो हो रहा है, उसकी आवृत्ति हो रही है शब्द की, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है, लेकिन इन दोनों बेर के अर्थ अलग अलग हैं। वो कैसे? देखो, 3 बेर खाती थी, यानी एक बेर का अर्थ है फल से, फ्रूट से, जो बेर खाने वाले होते हैं वो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। और दूसरे बेर का अर्थ है 3 बार, दिन में 3 बार खाना, यानी कि 3 टाइम्स खाना। तो एक बेर का मतलब फ्रूट और एक बेर का मतलब समय, 3 बार। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन क सही है, और ये हमने लगा दिया कि यमक अलंकार ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। गरीब के नसीब में कहाँ है सोना। सोना यहाँ शब्द आया है जिसका अर्थ अलग है, और मैंने आपको समझाया था कि जब शब्द रिपीट नहीं होता, जहाँ पर जिस काव्य में शब्द रिपीट नहीं होता लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, अर्थ अनेक होते हैं जब, तब ऐसे में हमारे पास श्लेष अलंकार होता है, तब ऐसे में श्लेष अलंकार होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सोना शब्द का अर्थ क्या है। गरीब के नसीब में कहाँ है सोना? एक तो सोना जो कि धातु होती है, जो कीमती होती है, सोना जिसके गहने बनते हैं, और दूसरा सोना यानी नींद से। तो गरीब के नसीब में ना तो सोना होता है और ना ही नींद होती है, तो इसलिए सोना शब्द का अर्थ यहाँ पर 2 तरह से आया है। इसलिए हम फौरन समझ गए कि यहाँ पर ग ऑप्शन इसका सही है, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पर हम 5वां प्रश्न है तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। अब यहाँ पर फिर से वही बात होगी कि यहाँ पे त की आवृत्ति हुई है, त अक्षर बार बार आया है, यानी कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तब कौन सा अलंकार होता है, अभी पीछे बताया था, यानी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, यानी क ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब छठा प्रश्न देखते हैं मंद मंद मुस्काती मधुर ताल। अब यहाँ फिर से म की आवृत्ति हुई है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर भी
ख ऑप्शन सही है, यानी कि अनुप्रास अलंकार ये सही उत्तर है। ठीक है, तो ये हमारा अनुप्रास ख ऑप्शन सही हो गया। अब 7वें प्रश्न पर आते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन शब्द जो आया है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी कविता में कोई अलग से अक्षर शब्द नहीं आते, जैसे सी सा सम या मानो या मनु, इस तरह के शब्द नहीं आते, लेकिन दोनों तुलनात्मक, जिससे तुलना की गई है वो भी और जिसकी तुलना की गई है वो भी, दोनों शब्द एक साथ आए तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा? रूपक अलंकार होता है। अगर हम इसका अर्थ करें तो कैसे करेंगे? पायो जी मैंने राम रूपी रतन, राम रूपी रतन पाया, यानी रतन जैसा धन पा लिया मैंने, कीमती चीज़ पा ली राम नाम की। तो इसलिए राम रूपी रतन शब्द आ रहा है, इसलिए हम फौरन समझ गए कि खा ऑप्शन यहाँ पे सही है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में दोनों शब्द साथ साथ तो आते हैं, लेकिन योजक होना हर समय जरूरी नहीं है। कई बार योजक चिन्ह नहीं भी होता, तब भी हमें पता होना चाहिए कि दोनों जब तुलनात्मक शब्द आए तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो खा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। अब 8वें प्रश्न पर आते हैं। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, है ना। तो मानो हवा के जोर से, यहाँ पर मानो शब्द आया हुआ है, तो मानो शब्द के कारण हम फौरन समझ गए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब मैंने अलंकार समझाए थे तब मैंने बताया था कि जब कविता में मानो, मनु, जानो, जनु, ज्यों त्यों जैसा शब्द आए तब फौरन समझ जाओ कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये इसमें यहाँ पर घ ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर सरिस शब्द आया है, पीपल के पत्ते के समान, सरिस का अर्थ है के समान, मन डोल गया यानी मन हिलना। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सा, सी, सम, से, सदृश, सरिस, समाना जैसे शब्द काव्य में अंकित हो तब वहाँ पर हम फौरन समझ जाएंगे कि उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है, इसका मतलब ये घ ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब देखो यहाँ पर जैसे शब्द आ गया है ना, तो जैसे शब्द के कारण मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब मनो, मानु, जनु, जानू, ज्यों त्यों जैसे शब्द अगर अंकित होते हैं काव्य में तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका मतलब हमने समझ लिया कि घ ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न पर है, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, लता सी दीन। अब यहाँ पे फिर से देखो सी शब्द आया है, और वही बात है कि मैंने बताया था कि भी सा, सी, सम, सदृश, सरिस, समाना, जैसे यहाँ पे सरिस आया था, यहाँ पे उपमा अलंकार था, यहाँ पे भी सी आया है, सी का मतलब लता के समान। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार हमने पहचान लिया कि यहाँ पर भी उपमा अलंकार यानी घ ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका उत्तर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। अभी ऊपर मैंने बताया था कि योजक चिन्ह लगना जरूरी नहीं होता रूपक अलंकार में, है ना। दोनों शब्द एक साथ आते हैं, इसमें कोई भी दूसरा शब्द अलग से नहीं लगा होता पहचान के लिए, जैसे सा, सी, सम या मनो, मानु जैसे शब्द नहीं लगे होते। लेकिन जिसकी तुलना की गई, जिसके साथ की गई, दोनों शब्द जब एक साथ आते हैं तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और ये जरूरी नहीं कि वहाँ योजक चिन्ह हो। यहाँ पर देखो योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे रूपक अलंकार है, तो इसका मतलब घ इसका ऑप्शन सही है। और इस तरह से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगली क्लास में मैं समास के ऐसे ही प्रश्न और लेकर आऊँगी, तो आप इंतज़ार करें। तो अगली क्लास तक के लिए हम विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय।